Hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने चैप्टर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन। तो आज अपने इस चैप्टर में जो भी अपना रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में इंडियाज कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेज रहा है जिससे कि सारे विश्व में शांति बनी रहे। और भी उसके जो जो कार्यक्रम्स हैं जैसे WHO है, FAO है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है, इसमें भी बहुत ही बढ़ चढ़ करके इंडिया क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। आज हम लोग अपने चैप्टर में जो रिमेनिंग पार्ट है वो देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए भाई, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सकें आपको। आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर 16 इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। आज हम लोग नैम के बारे में पढ़ेंगे। नैम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अलाइंड मतलब होता है कि साथ में होना। बहुत ध्यान समझो, जो अलाइंड मतलब होता है ALIGNED का मतलब होता है साथ में होना। जैसे ये है एक पेन और ये है मेरा मोबाइल, तो ये मोबाइल और पेन क्या हो गए, अलाइन हो गए। ये मोबाइल और पेन क्या हो गए, अलाइन हो गए। ये है हमारा लेफ्ट हैंड, ये है हमारा राइट हैंड, दोनों साथ में आ गए तो हाथ क्या हो गए, अलाइन हो गए। नमस्ते ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो दोनों हाथ क्या हो गए, अलाइन हो गए। ठीक है, तो अलाइन मतलब साथ में होना और नॉन अलाइन मतलब साथ में ना होना, दूर हो जाना। ठीक है, तो ये एक ऐसा मूवमेंट था, एक ऐसा काम था जिसमें लोग क्या हो रहे थे, नॉन अलाइन हो रहे थे, मतलब साथ में नहीं आ रहे थे, दूर दूर जा रहे थे। अब दूर किससे जा रहे थे ये हमें पता चलेगा अपने इस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलते हैं समझते हैं कि आखिर क्या है। द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर सीन, अरे यार बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, WORLD यहां पे है, वर्ल्ड वॉर सीन विद द राइज ऑफ टू पावरफुल कैंप्स। वन वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द अदर बाय द फॉर्मर सोवियत यूनियन। कहे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो उसके बाद क्या देखा गया कि पूरी की पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक हिस्सा हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और एक हिस्सा हो गया है सोवियत यूनियन का, या जिसे हम पहले के जमाने में USSR जानते थे और आज के जमाने में जिसे रसिया हम कहते हैं। ठीक है, वही है सोवियत यूनियन या फिर USSR। ठीक है, तो हम क्या करें, क्या यहां पे जाने कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके खत्म होने के बाद दुनिया जो थी वो दो हिस्सों में बढ़ गई थी, दो पावरफुल हिस्सों में। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था अपना सोवियत यूनियन या फिर USSR। These two powerful groups invited the new nations to join them। ये दोनों देश जो थे USSR और अमेरिका, ये दोनों क्या कर रहे थे, पूरी दुनिया में इनविटेशन भेज रहे थे कि आप आइए हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, USSR कह रहा था कि हमसे जुड़िए और अमेरिका कह रहा था हमसे जुड़िए। समझ रहे हो, पूरी दुनिया में ये कह रहा था कि आप आकर के मेरे कंट्री में जुड़ जाइए, हम दोनों भाई भाई हो जाएंगे। It seemed as if the forces were moving ahead towards a new world war। और ऐसा दिख रहा था कि अब एक नया वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है जिसमें एक तरफ USSR होगी और दूसरी तरफ होगी अमेरिका। This was a serious threat to the poor and underdeveloped countries। और अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये थ्रेट मतलब होता है धमकी देना, तो ये हमारे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो पुअर कंट्री हैं, उनके लिए ये बहुत ही गलत साबित होता वर्ल्ड वॉर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर स्निफ्ड डेंजर। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए, उनको पता चल गया कि ये वर्ल्ड वॉर होने वाला है, यहां पर दिक्कत होने वाली, बहुत ही बड़ा डेंजर होने वाला है। He felt that this alignment was dangerous for all. He wanted to stop this groupism।
तो उनको पता चल गया था, जवाहरलाल नेहरू को पता चल गया कि इस तरीके से तो एक वर्ल्ड वॉर और होने की संभावना बन रही है, जिसमें एक तरफ होगा यूएसएसआर और दूसरी तरफ होगा अमेरिका, और दोनों लोग लड़ेंगे, क्योंकि दोनों लोग और कंट्री को इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ आने के लिए, तो लड़ाई हो सकती है। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू इसको परख लिए और इस ग्रुपिज्म को, जो ये ग्रुप बन रहा है दो ठो, इसको तोड़ने का प्रयास करना शुरू किए। He explained the danger. He explained the danger to most of the poor nations. He consulted the leaders of Egypt and Yugoslavia about the future of world. तो भाई साहब ये समझ गए कि ये पुअर कंट्री के लिए तो बहुत ही गलत साबित होने वाला है जो ग्रुपिज्म हो रहा है, जो यूएसएसआर और अमेरिका अपने आप में लोगों को बुला रही कि आप मेरे पास आइए, आप मेरे पास आइए। भाई जब लड़ाई झगड़ा होता है तो यही तो कहते हैं कि भाई साहब तुम मेरी तरफ से लड़ोगे, तुम मेरी तरफ आओ, ठीक है, तो वो दूसरे को बुलाता है। तो इस तरीके से जो दो टीम बन रही थी ये बहुत ही खतरनाक साबित होती जो अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। तो ये तुरंत पहुंच गए और जितने भी पुअर नेशन थे, जितने भी गरीब नेशन थे, उनको समझाने कि भाई साहब ना आप अमेरिका की तरफ जाइए, क्योंकि अमेरिका की तरफ जाएंगे तो यूएसएसआर मारेगा, और यूएसएसआर की तरफ जाएंगे तो अमेरिका मारेगा। इसलिए आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। इजिप्ट के पास गए, यूगोस्लाविया के पास गए और उन्हें समझाए कि अगर हम इन दोनों की तरफ किसी एक की तरफ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। These leaders decided not to join any military camp. इजिप्ट, यूगोस्लाविया और इंडिया के जो मिनिस्टर थे, जो लीडर थे, वो दोनों तरफ जाने से मना कर दिए। यूएसएसआर से कहे तो भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, हम तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे। तो यूएसएसआर कहा क्या यूएसए के पास जा रहे हो? अगर यूएसए के पास जा रहे हो तो हम अभी तुमको निपटा दें। तो कहा नहीं, हम यूएसए के पास भी नहीं जा रहे हैं, ना ही तुम्हारे पास आएंगे ना ही उनके पास जाएंगे, हम अपने घर में रहेंगे। ये कहना था इजिप्ट, यूगोस्लाविया और इंडिया का। थस नेहरू फ्रॉम इंडिया, टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया। ध्यान रखना, इंडिया के लीडर नेहरू, टीटो जो हैं वो यूगोस्लाविया के लीडर हैं, एंड कर्नल नसीर फ्रॉम इजिप्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट इन 1961। 1961 में इन्होंने एक मूवमेंट चलाया, ठीक है, एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। मतलब हम साथ में नहीं आएंगे, हम ना तो यूएसए के पास जाएंगे ना ही यूएसएसआर के पास जाएंगे, हम दोनों से दूरी बनाकर रखेंगे। तो वही है नॉन अलाइंड मूवमेंट। अलाइंड मतलब साथ में होना, नॉन अलाइंड मतलब दूर होना, ठीक है। तो ना यूएसएसआर के पास जा रहे हैं ना यूएसए के पास जा रहे हैं, अपना अलग रह रहे हैं। तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया था किसने? नेहरू, टीटो और कर्नल नसीर। जो नेहरू जी हैं वो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। टीटो जो हैं वो यूगोस्लाविया के लीडर थे, और हमारे ये जो कर्नल नसीर ये इजिप्ट के लीडर थे। These three leaders of India, Egypt and Yugoslavia are therefore called the founding father of non-aligned movement. जो non-alignment movement चला, इसके ये लोग क्या थे? फाउंडिंग फादर थे। इसको बनाने वाले, इसकी रचना करने वाले हमारे ये थ्री लीडर्स हुए। The first NAM was held in 1961 at Belgrade in Yugoslavia. जो NAM की, ये ध्यान रखना, NAM शॉर्ट फॉर्म है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो 1961 में बेलग्रेड में हुई, ठीक है। बेलग्रेड एक सिटी है यूगोस्लाविया कंट्री में। तो यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में पहली मीटिंग हुई नैम की, ठीक है। चला जाए आगे, समझ में आ गया नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये किस किस चीज के लिए काम करेगा? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नैम have been explained below, ठीक है, इसको नैम पढ़ते हैं, नैम have been explained below। मेंटेनिंग, शांति को बनाए रखने में ये प्रयास करेगी। भाई जितने भी पुअर नेशन हैं उनको जाकर के समझाए कि भाई साहब आप किसी भी तरफ मत जाइए, ना यूएसए ना यूएसएसआर, आप नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में रहिए। इन दोनों के पास जाएंगे तो दूसरा तुमको मारेगा। सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ इग्नोरेंस, पॉवर्टी एंड डिजीज, ठीक है। इग्नोरेंस मतलब होता है इग्नोर करना, मतलब उस नजरअंदाज करना। तो ऐसी कंट्री जिनको नजरअंदाज किया जा रहा था, जो पुअर होने की वजह से, अंडर डेवलप्ड होने की वजह से इग्नोर हो रही थी, और बड़ी बड़ी कंट्रियों के द्वारा, यूएसए यूएसएसआर के द्वारा, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम नैम कर रही थी। जितनी भी गरीबी थी उसको सॉल्व करने का, प्लस जितनी भी बीमारियां हैं उनको सॉल्व करने का काम नैम करने लगी।
डिपेंडिंग ऑन ईच अदर rather than ऑन बिग कंट्रीज। ये जो कंट्रीज थी जो नैम का हिस्सा बन रही थी, नैम के मेंबर बन रहे थे, ये एक दूसरे पर डिपेंड थे, लेकिन बड़ी कंट्रियों पे डिपेंड नहीं थे। बड़ी कंट्री का यहां मतलब है यूएसए और यूएसएसआर, उस पर डिपेंड नहीं थे, क्योंकि उससे मदद लेने जाएंगे तो कहेगा पहले मेरी मेंबरशिप लो, कि आज से तुम यूएसएसआर के तरफ रहोगे और लड़ाई अगर होगी तो यूएसए को मारोगे। ठीक है। हेल्पिंग वन अनदर इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, व्यापार में भी ये एक दूसरे की मदद करेंगे जितने भी मेंबर रहेंगे। कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस, कीपिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस मतलब जो यूएसए और यूएसएसआर की मिलिट्री है उससे आप कोसों दूर रहेंगे। ठीक है, कोसों दूर रहेंगे। टेकिंग अप प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जितने भी पीपल हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के जो नैम में मेंबरशिप लिए हैं, उन सब की देखरेख करने का काम नैम करेगी। हैविंग फ्रेंडली रिलेशन विद द यूएसए एंड रशिया बोथ, यूएसए और रशिया दोनों से हमारी मित्रता रहेगी, ना हम यूएसए से दुश्मनी करेंगे ना यूएसएसआर से दुश्मनी करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारे बीच कुछ दोस्त होते हैं जिनको हम एकदम अपने पास भी नहीं रख सकते हैं और दुश्मनी भी नहीं कर सकते हैं, जो पावरफुल होता है। ठीक है, दो पावरफुल दोस्त हैं तुम्हारे स्कूल में, तो दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते हो, एक को चुनोगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा, तो तुम क्या करते हो, दोनों से थोड़ी थोड़ी दोस्ती रखते हो। ठीक है, कि दुश्मनी ना होने पाए। तो उसी तरीके से जो नैम में जितनी कंट्रियां थी वो दोनों से समान रूप से मित्रता की थी, ना किसी से ज्यादा ना किसी से कम, एक इक्वल रूप में इक्वल फ्रेंडशिप चल रही थी। ठीक है, अब तुम कहोगे सर इक्वल फ्रेंडशिप करने की क्या जरूरत है, तो भाई साहब उस समय की बात है जब यूएसए और यूएसएसआर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते थे। यदि आप इन्हीं की बात को ना कह दिए तब दिक्कत है, तब ये तुरंत लगाएंगे मिसाइल और उड़ जाएगा पूरा का पूरा कंट्री। ठीक है, तो इस वजह से दोनों से समान रूप से मित्रता, उनसे हम बस हाथ जोड़कर यही विनती करते थे, भाई साहब हम बहुत ही गरीब लोग हैं, हम आपसे दोस्ती उतनी ज्यादा नहीं कर पाएंगे कि आपकी तरफ से लड़ेंगे। ठीक है, अभी अभी तो हमारा देश आजाद हुआ है और अभी आप लड़ाई करना शुरू कर दीजिए, तो ऐसा हम लोग कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम अपनी बात बना लेते थे। तो फिर आगे चलते हैं। इन द बिगिनिंग ओनली अ फ्यू नेशंस ज्वाइन दिस मूवमेंट, जब इस बात की शुरुआत हुई थी कि नैम में हिस्सा लो, यूएसए यूएसएसआर के पास मत जाओ नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, तो उस समय बहुत ही कम कंट्री ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। लेटर ऑन मेनी कंट्रीज केम फॉरवर्ड टू ज्वाइन हैंड्स, नाउ इट हैज मोर देन 100 मेंबर्स। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि वैसे यूएसएसआर के पास जाएंगे तबाही ही तबाही होगी, देश विकसित नहीं हो पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आकर के वो नैम का हिस्सा बनना शुरू कर दिए। और इस समय 100 से भी ज्यादा कंट्रियां अपनी नैम की हिस्सेदारी हैं। ऑल ऑफ देम आर इंटरेस्टेड प्रोटेक्टिंग दियर फ्रीडम एंड प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। और जितनी भी कंट्री अब मेंबरशिप ले रही हैं वो अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहती हैं, फ्रीडम को, प्लस वर्ल्ड की पीस, विश्व की शांति के लिए काम करती हैं। नैम इज नाउ अ पावरफुल ग्रुप, द वॉइस ऑफ इट्स मेंबर इज नाउ हर्ड बाय द यूएन। नैम की जो वॉइस है, मतलब नैम की जो एडवाइस रहती है, नैम का जो कहना रहता है वो बहुत ही पावरफुल रहता है और यूनाइटेड नेशन भी उस एडवाइस को सुनता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। ये बहुत ही अमूल्य कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वर्ल्ड के लिए, क्योंकि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नैम का गठन न करते, नैम की सोच अपने दिमाग में न लाते, तो फिर विश्व में शांति न फैल पाती, हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता। ठीक है, वो पहले से जान गए कि ऐसा हो सकता है। भाई दो कंट्रियां पावरफुल हो रही हैं, वो दूसरे कंट्री को इनवाइट कर रही हैं कि आप मेरे पाले में रहिएगा लड़ाई के समय में। तो इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी थार उठाई और थार लेकर के चल दिए कि भाई साहब नैम बनाओ, किसी की तरफ मत जाओ, नैम में आओ। नैम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट, मत जाना किसी की तरफ। दिस मूवमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव पॉवर्टी, इलिटरेसी एटसेट्रा। इस मूवमेंट से क्या हुआ? गरीबी और अशिक्षा। इलिटरेसी मतलब होता है कि जो लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं। तो ये मूवमेंट, नैम का मूवमेंट क्या किया? गरीबी मिटाने का काम किया, अशिक्षा मिटाने का काम किया।
जितने भी अशिक्षित लोग थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, उनको बैठा के पढ़ाया लिखाया जाने लगा। Efforts are being made to develop trade and commerce among the member nations. Besides, it is making all effort to stop the race of arms, especially among developing countries. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जितने भी मेंबर नेशन इसके हुए, उनके बीच में अच्छा खासा ट्रेड किया जाने लगा, व्यापार होने लगा। प्लस ये जो रेस ऑफ आर्म्स थी कि हम हथियार से किसी दूसरे देश को हथियार लेंगे, अपने तरफ कर लेंगे, तो इसको स्टॉप करने में इंडिया काफी सक्सेसफुल हुई। नैम ने अपना जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको अच्छे से पूरा किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा अपना चैप्टर, और चैप्टर हो जाता है अपना खत्म। ठीक है, अब आज का तुम्हारा काम क्या रहेगा, जितना भी चीजें हम आज के वीडियो में पढ़ाए हैं उसकी एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना। ठीक है, अच्छे से उसकी रीडिंग कर लेना। प्लस ओहो, आज तुमको ये नहीं बताया कि लिखना क्या है। ठीक है, लिखने वाला कुछ बता देते हैं। आज तुम लिख लो नॉन अलाइन मूवमेंट, ये हेडिंग डालोगे नॉन अलाइन मूवमेंट, और उसके बाद तुम लिखोगे ये वाला नेहरू से, नेहरू फ्रॉम इंडिया, टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया, नेहरू फ्रॉम इंडिया, टीटो फ्रॉम यूगोस्लाविया and Colonel Nasir from Egypt led the foundation of the non-aligned movement in 1961. These three leaders of India, Egypt and Yugoslavia are therefore called the founding father of the non-alignment. The first NAM was held in 1961 at Belgrade in Yugoslavia. इतना लिख दोगे। उसके बाद सेकेंड हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NAM, और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब के सब लिख लेना अपनी कॉपी में। और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही तुम अपने कॉपी में लिख लेना जितना अंडरलाइन हमने कराया है। ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या रहेगा, अब ध्यान से सुन लो भाई अपना होमवर्क में जितना हमने रीडिंग जितना भी पढ़ा दिया उसकी अच्छे से रीडिंग कर लेना। और जिस भी वर्ड को प्रोनाउंसिएट करने में तुमको दिक्कत हो रही है, बोला कैसे जाएगा नहीं पता चल रहा है, तो उसको अंडरलाइन करके पहले उसे पूछ लिया करो, या किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आ रही तो वो पूछ लो, उसके बाद फिर समरी देना शुरू करो। ठीक है, तो इतना काम कर लेना। और फिर आज हम लोग का सोशल साइंस का चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आगे हम लोग किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।